माय नेम इज सचिन और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बीटेक मैकेनिकल थर्ड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट जिसका नाम है मटेरियल इंजीनियरिंग। तो ये मटेरियल इंजीनियरिंग के यूनिट फर्स्ट का आज लेक्चर 2 होने वाला है, जिसमें हम कवर करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि होंगे इम्परफेक्शंस इन सॉलिड्स, टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स एंड मेथड्स टू कंट्रोल डिफेक्ट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है इम्परफेक्शंस या फिर डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स। तो मैं आपको क्रिस्टलाइन मटेरियल पढ़ा चुका हूँ। तो क्रिस्टलाइन मटेरियल के परफेक्ट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स में अगर कोई कमी आ जाती है, चेंजेस आ जाते हैं, तो उन्हीं को हम बोलते हैं डिफेक्ट या फिर इम्परफेक्शंस। इन इम्परफेक्शन को हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर डायमेंशनल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि होने वाले हैं पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट, इंटरफेशियल डिफेक्ट और वॉल्यूम डिफेक्ट। तो चलिए, पहला हमारा डिफेक्ट है पॉइंट डिफेक्ट। तो आप सभी को मैं यूनिट सेल के बारे में बता चुका हूँ, ठीक है, और लैटिस स्ट्रक्चर के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो अगर किसी यूनिट सेल या लैटिस स्ट्रक्चर के एटॉमिक स्ट्रक्चर में कोई डिस्टर्बेंस आ जाता है तो उसी को हम बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट। तो पॉइंट डिफेक्ट में ये डिस्टर्बेंस सिंगल एटम का होता है। तो ये सिंगल एटम होस्ट मटेरियल का भी हो सकता है या किसी बाहर वाले मटेरियल का भी हो सकता है, जिसको हम फॉरेन एटम्स भी कहते हैं। ये डिफेक्ट सबसे सिंपलेस्ट टाइप ऑफ डिफेक्ट है, जिसमें किसी एडिशनल एटम की एब्सेंस या प्रेजेंस की वजह से हमारा पॉइंट डिफेक्ट होता है। तो बेसिकली 5 टाइप्स होते हैं पॉइंट डिफेक्ट के, जिसमें पहला है वैकेंसीज। तो अगर किसी यूनिट सेल लैटिस स्ट्रक्चर या फिर रेगुलर लैटिस साइट में से कोई एटम मिस हो जाता है या मिसिंग होता है तो उसी को हम बोलते हैं वैकेंसी। जैसे कि आप में कोई इस फिगर में दिख रहा होगा कि इस यूनिट सेल में 16 एटम्स होने चाहिए, लेकिन एक एटम यहाँ पर एक मिसिंग है। वो किसी भी रीज़न की वजह से हो सकता है। तो यहाँ एटम के मिस होने से यहाँ पर एक स्पेस क्रिएट हो जाता है, तो जिसको हम वैकेंसी बोलते हैं। तो ये एक पॉइंट डिफेक्ट है। तो जब हमारा क्रिस्टल बन रहा होता है तो तभी हमारी वैकेंसी क्रिएट होती है, या फिर किसी एक्सटर्नल फैक्टर जैसे कि रेडिएशन के कारण भी हमारी वैकेंसी क्रिएट हो सकती है। तो वैकेंसी की वजह से मटेरियल की कुछ प्रॉपर्टी, जो कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या फिर थर्मल कंडक्टिविटी, अफेक्ट हो सकती है। तो जब हमारी वैकेंसी क्रिएट होती है तब उसे कुछ एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जिस एनर्जी को बाकी एटम्स यूज करके रीअरेंज होते हैं। इन वैकेंसी की वजह से जो एटम्स है वो आसानी से मूव कर सकते हैं, इसलिए इनमें एटॉमिक डिफ्यूजन होता है। तो ये हो गया आपका पॉइंट डिफेक्ट। चलिए चलते हैं अगले डिफेक्ट की ओर। ये तो पहला था वैकेंसी, अगला है आपका इंटरस्टिशियल। तो जब कोई एक्स्ट्रा एटम किसी यूनिट सेल में एंटर करके कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है तो उसी को बोलते हैं हम इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो ये एटम सेम टाइप ऑफ एटम भी हो सकता है, मतलब सेम मटेरियल का भी हो सकता है, या फिर किसी और मटेरियल का भी हो सकता है, जिसे हम फॉरेन एटम कहते हैं। तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है सेल्फ इंटरस्टिशियल, दूसरा होता है इंटरस्टिशियल इंप्योरिटीज। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इंटरस्टिशियल साइट क्या होती है। तो इंटरस्टिशियल वो साइट होती है या वो स्पेस होता है जहां पर कोई दूसरा एटम आकर उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है। तो पहला होता है सेल्फ इंटरस्टिशियल। इसमें सेम मटेरियल का जो एटम होता है, जिसे हम होस्ट एटम कहते हैं, वो इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर लेता है, जिससे क्रिस्टल लैटिस में कुछ डिस्टोर्शन हो सकते हैं और उसके साइज में भी चेंज आ सकता है। ठीक है, तो जैसे कि आपको यहाँ पर फिगर में दिख रहा होगा कि यहाँ पर ऑलरेडी 16 एटम पहले से थे, तो ये 17th एटम यहाँ पर आकर स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है। इसी को बोलते हैं सेल्फ इंटरस्टिशियल। तो सेल्फ में क्या होता है, होस्ट एटम होता है, सेम मटेरियल का एटम होता है, लेकिन इंटरस्टिशियल इंप्योरिटीज में फॉरेन एटम होता है, मतलब कोई दूसरे मटेरियल का कोई एटम होता है और वो इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर लेता है। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। तो इंटरस्टिशियल इंप्योरिटीज की वजह से हमारी एलॉय फॉर्मेशन होती है और कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में भी चेंजेस आ सकते हैं। चलते हैं अगले टाइप की ओर। अगला है हमारा सब्सटीट्यूशनल इंप्योरिटी। तो सब्सटीट्यूशनल इंप्योरिटी में क्या होता है कि किसी भी यूनिट सेल का एक एटम वहां से जंप कर जाता है और उसकी जगह कोई दूसरा एटम रिप्लेस कर लेता है, और वहां पर जो दूसरा एटम रिप्लेस करता है वो एक फॉरेन एटम होता है। तो ये भी हमारी कॉमन है, एलॉय फॉर्मेशन में यूज करी जाती है सब्सटीट्यूशनल इंप्योरिटीज। तो यहाँ पर कुछ नंबर ऑफ फॉरेन एटम्स हमारे होस्ट एटम को रिप्लेस कर देते हैं, जिसकी वजह से जो मटेरियल की कंडक्टिविटी है, हार्डनेस है और कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी है, वो उसमें कमी आ सकती है। ठीक है, अगला हमारा डोपिंग। तो डोपिंग में क्या होता है, सेमीकंडक्टर में हम एक सब्सटीट्यूशनल इंप्योरिटीज़ को ऐड करते हैं, जिसको हम डोपेंट का नाम देते हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से हमारी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसी प्रोसेस को हम डोपिंग कहते हैं। तो ये एक सब्सटीट्यूशनल इंप्योरिटीज़ है जो हम सेमीकंडक्टर में यूज़ करते हैं। चलते हैं अगले टाइप की ओर। अगला है हमारा फ्रैंकल डिफेक्ट। तो अगर किसी लैटिस में कोई एक होस्ट एटम अपनी पोजीशन को डिस्प्लेस कर दे या अपनी पोजीशन से हटकर किसी और पोजीशन पर चला जाए, तो वहां पर क्या होता है, एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, पहले से हमारे 20 एटम्स मौजूद थे। ठीक है, उसमें से क्या हुआ, एक एटम अपनी जगह से गया और किसी दूसरे रो में चला गया। ठीक है, तो हमारे एटम्स तो सेम रहेंगे, लेकिन कोई एक एटम हमारा डिस्प्लेस होकर दूसरी पोजीशन पे चला जाएगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, एक जहां पर वो पहले एटम था वहां पर एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो डिफेक्ट है हमारा आयोनिक क्रिस्टल में बहुत कॉमन है। तो अगला है हमारा स्कोट की डिफेक्ट। तो जब किसी आयोनिक क्रिस्टल लैटिस में से कोई कैटायन और एनायन
दोनों एब्सेंस हो जाए, एक साथ एब्सेंस हो जाए, तो उसी को बोलते हैं हम स्कोट की डिफेक्ट। तो जैसे कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर एक एनायन की वैकेंसी है और एक कैटायन की वैकेंसी है, तो यहाँ पर ये क्या हुए, यहाँ पर दोनों एब्सेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, पहले चार्ज मान लीजिए न्यूट्रल था, तो एक पॉजिटिव हमारा चला गया, ठीक है, और एक नेगेटिव भी चार्ज हमारा चला गया, तो क्या होगा, हमारा अभी भी क्या होगा, चार्ज न्यूट्रल ही होगा, ठीक है। तो इस स्कोट की डिफेक्ट से हमारी मटेरियल की जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है। तो ये हो गए हमारे सारे पॉइंट डिफेक्ट, जिसको हम वन डायमेंशनल डिफेक्ट भी कहते हैं। चलिए चलते हैं अगले टाइप की ओर। अगला टाइप है हमारा लाइन डिफेक्ट। तो लाइन डिफेक्ट को हम डिसलोकेशंस भी बोलते हैं, जिसमें हमारे एटम्स की एंटायर रो जो है वो मिसअलाइन हो जाती है, जिसकी वजह से जो मटेरियल की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती है वो अफेक्ट करती है। और मेनली ये जो डिसलोकेशन होती है वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होती है, ठीक है। तो लाइन डिफेक्ट, जिसे कि हम वन डायमेंशनल डिफेक्ट भी कहते हैं, ये दो टाइप के होते हैं। पहला होता है एज डिसलोकेशन। तो अगर किसी क्रिस्टल में एटम्स का कोई पूरा का पूरा एक्स्ट्रा हाफ प्लेन एंटर कर जाए या इंसर्ट कर जाए, उसकी वजह से एक डिफेक्ट पैदा हो जाता है, जिसे हम एज डिसलोकेशन भी कहते हैं, जिसकी वजह से हमारी यूनिट सेल या लैटिस की जो एज होती है वो डिसलोकेट हो जाती है, ठीक है। तो अपर पार्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो एज है वो बाहर की तरफ चली गई, और जो बॉटम पार्ट में देखें वो अंदर की तरफ चली गई। तो जिसकी वजह से क्या होता है, इस लोकेशन को या इस डिसलोकेशन को ठीक करने के लिए जो एज हमारी बाहर की तरफ चली गई है वो वापस अंदर की तरफ जाती है। तो यहाँ पर जो अपर पार्ट में हमारा जो फोर्स लगता है वो लगता है कंप्रेशन फोर्स, और लोअर पार्ट में जो लगता है हमारा वो लगता है टेंशन फोर्स। तो इस डिसलोकेशन की वजह से जितनी भी हमारे यूनिट सेल में डिस्टोर्शन होती है, लैटिस में डिस्टोर्शन होती है, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम बर्गर वेक्टर का यूज़ करते हैं। तो बर्गर वेक्टर वैसे तो आपके कोर्स में है नहीं, ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको पढ़ाऊँ तो फिर भी उसके लिए फिर से आधा घंटा लग जाएगा, ठीक है, कम से कम एक लेक्चर और बनाना पड़ेगा। तो ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो एज डिसलोकेशन में हमें एक और टर्म पता होनी चाहिए, स्लिप। स्लिप क्या होती है, स्लिप सिस्टम, ये स्लिप प्लेन क्या होता है, वैसे तो एक अलग टॉपिक है, लेकिन मैं एक डेफिनेशन थोड़ा सा मैं इसका पार्ट में आपको बता देता हूँ। तो एज डिसलोकेशन की वजह से जो हमारे मटेरियल होते हैं या क्रिस्टल होते हैं वो डिफॉर्म होना चालू हो जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ एक स्लिप प्लेन बनता है जो कि हमारे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एज डिसलोकेशन। अगला है आपका स्क्रू डिसलोकेशन। जो स्क्रू डिसलोकेशन होता है वो शेयर स्ट्रेस की वजह से होता है, जहाँ पर एटम्स हेलिकल या फिर स्पाइरल पाथ में डिसलोकेट हो जाते हैं। तो जैसा आप इस फिगर में देख पा रहे होंगे कि लेफ्ट साइड में जो एटम्स है वो ऊपर की तरफ गए हैं, और राइट साइड में जो एटम्स है वो नीचे की तरफ गए हैं। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर एक पाथ बन जाएगा जिसको हम स्पाइरल पाथ बोलेंगे, इसलिए इसको हम स्क्रू डिसलोकेशन कहते हैं। बात करते हैं आगे। रियल डिसलोकेशन जो होती है मटेरियल में वो एज डिसलोकेशन और स्क्रू डिसलोकेशन के कॉम्बिनेशन की वजह से होती है, ठीक है। तो डिसलोकेशन की मूवमेंट की वजह से या मोशन की वजह से कुछ इंसिडेंट होते हैं मेटल्स में, जो कि है यील्डिंग, वर्क हार्डनिंग, फटीग, या फिर हम कह सकते हैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमारी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की वजह से ही होती है, ठीक है। तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की वजह से क्या हुआ, यील्डिंग हो गई, वर्क हार्डनिंग हो गई, या फिर फटीग हो गई, ठीक है। तो ये सभी किसकी वजह से होते हैं, डिसलोकेशन की वजह से। तो चलते हैं अब अगले टाइप की ओर। अगला हमारा इंटरफेशियल डिफेक्ट, जिसको हम टू डायमेंशनल डिफेक्ट भी कहते हैं। तो इंटरफेशियल डिफेक्ट हमारे उस जगह होते हैं या उस स्पेस में होते हैं जहाँ पर हमारी अलग अलग बाउंड्रीज एग्जिस्ट करती है, ठीक है, या फिर अलग अलग रीजन्स एग्जिस्ट करते हैं। और ये अलग अलग रीजन्स कौन से हो सकते हैं, अलग अलग ग्रेन के या अलग अलग फेजेस के। इन बाउंड्रीज की वजह से जो एटम का जो परफेक्ट अलाइनमेंट होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, या उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं, जिससे हमारी मटेरियल की मैकेनिकल स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज और कोरोजन रेसिस्टेंस भी हमारा अप डाउन हो सकता है। तो ये है हमारा इंटरफेशियल डिफेक्ट, ठीक है, जिसमें पहला टाइप आपको यहाँ पर डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे, ग्रेन बाउंड्रीज। तो जो हमारे क्रिस्टल होते हैं वो बेसिकली एटम्स के कुछ ग्रुप से बनते हैं, उन्हीं ग्रुप को हम बोलते हैं ग्रेन्स, ठीक है। तो ये जब ग्रेन्स जो कंबाइन होते हैं तो ये हमारे एक लार्ज क्रिस्टल बनाते हैं, और ये जितने भी ग्रेन्स होते हैं वो मिस अलाइन होते हैं, ठीक है, वो एक ऑर्डर में नहीं होते हैं सारे। तो उन्हीं दो ग्रेन के बीच में जो स्पेस होता है या फिर मिस अलाइनमेंट होता है उसी को हम बोलते हैं बाउंड्रीज। तो जैसे कि आप यहाँ फिगर में देख रहे होंगे कि मान लीजिए यहाँ पर 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 ग्रेन्स है, ठीक है। तो 5 ग्रेन्स का जो यूनिट सेल या लैटिस स्ट्रक्चर होगा वो सेम होगा, लेकिन क्या होगा, यहाँ पर इनकी जो डायरेक्शन होगी वो अलग अलग होगी। तो यहाँ पर ये क्या बना देंगे, एक मिस अलाइनमेंट बना देंगे, जिसको हम बोलते हैं ग्रेन बाउंड्रीज, ठीक है। तो इन ग्रेन बाउंड्रीज से पता लगता है कि ग्रेन बाउंड्रीज के इधर और उधर अलग अलग ग्रेन है या नहीं है। चलते आगे। ग्रेन बाउंड्रीज एक्ट एज अ बैरियर टू डिसलोकेशन मोशन। तो जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि एज डिसलोकेशन और स्क्रू डिसलोकेशन हमारे लैटिस में होती है, ठीक है। तो जब वो डिसलोकेशन होते होते हमारे ग्रेन से ग्रेन बाउंड्री तक पहुंचती है, तो ग्रेन बाउंड्रीज वहाँ पर एक बैरियर का काम करता है, जिससे वो डिसलोकेशन अगले ग्रेन में नहीं जा पाती है, जो हमारे मटेरियल को स्ट्रेंथ प्रदान करती है। इसी पूरे फिनोमिना को हम ग्रेन बाउंड्री स्ट्रेंथनिंग कहते हैं।
तो ये हो गया हमारा ग्रेन बाउंड्री। अगला हमारा फेज बाउंड्री। तो ग्रेन बाउंड्री कहाँ वर्क करती है, जहाँ अलग अलग ग्रेन होते हैं, ठीक है। लेकिन जहाँ फेज बाउंड्री कहाँ वर्क करती है, जहाँ पर अलग अलग टाइप के फेज होते हैं। तो फेज बाउंड्रीज अगर व्हेन टू डिफरेंट फेजेस को एग्जिस्ट इन अ मटेरियल, जब किसी मटेरियल में कोई दो या दो से ज़्यादा अलग अलग टाइप के फेज हमारे एग्जिस्ट करते हैं, तो वहाँ पर हमारी फेज बाउंड्री भी एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। तो किसी मटेरियल में अगर दो टाइप के फेज है, तो दो टाइप के फेज का मतलब है कि दो टाइप के वहाँ पर एटॉमिक स्ट्रक्चर है या फिर दो टाइप के कंपोजिशन है मटेरियल की, तो वहाँ पर हमारी फेज बाउंड्री एग्जिस्ट करेगी। तो अलग अलग जो फेज होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ भी अलग अलग होती है, और उनके बीच में जो बाउंड्री होती है उसी की वजह से हमारी मटेरियल की मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या फिर केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो अफेक्ट हो सकती है। तो जैसे कि आपको यहाँ पर फिगर में दिख रहा होगा कि यहाँ पर तीन टाइप के मैंने फेज बाउंड्री बनाए हैं। तो पहला होता है कोहेरेंट फेज बाउंड्री। तो कोहेरेंट फेज बाउंड्री में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि यहाँ पर फेज बाउंड्री कहाँ है। तो फेज बाउंड्री यहाँ पर पहला फेज और यहाँ पर सेकंड फेज, दो अलग अलग टाइप के फेज एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इनके बीच में ये जो हमारा स्पेस है, पोर्शन है, इसी को हम बोलते हैं फेज बाउंड्री, ठीक है। तो अगर अलग अलग फेज के सभी जो एटम्स होते हैं फेज बाउंड्री पर अगर बॉन्डेड है, तो उनको हम कोहेरेंट फेज बाउंड्री कहते हैं, ठीक है। अगर वहाँ पर कुछ एटम्स ही दूसरे फेज से बॉन्डेड है, तो उसको हम पार्शियली कोहेरेंट फेज बाउंड्री कहते हैं। लेकिन अगर कोई भी एटम हमारा दूसरे फेज से बॉन्डेड नहीं है, तो हम उसको इनकोहेरेंट फेज बाउंड्री कहते हैं। तो ये हो गया हमारा फेज बाउंड्री, जहाँ पर हमारे अलग अलग फेज मौजूद रहते हैं एक साथ सेम मटेरियल में। तो चलिए चलते हैं अब अगले टाइप की ओर। अगला है हमारा ट्विन बाउंड्रीज। ट्विन बाउंड्रीज एक स्पेशल टाइप की ग्रेन बाउंड्री है, जहाँ पर हमारी एटॉमिक अरेंजमेंट की मिरर सिमेट्री एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये जो है आपकी ट्विन बाउंड्री है। तो अगर इसके अप साइड में देखें और लोअर साइड में देखें, तो यहाँ पर एक मिरर इमेज या मिरर सिमेट्री हमारे दिख रही है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम ट्विन बाउंड्री। तो इस ट्विन बाउंड्री से हमारी जो मटेरियल की टफनेस होती है वो एनहांस हो जाती है। तो जिस मटेरियल में ट्विन बाउंड्री होगी वो मटेरियल सबसे ज़्यादा टफ होगा, ठीक है। बात करते हैं आगे स्टैकिंग फोल्ड क्या होता है। तो स्टैकिंग फोल्ड एक प्लेनर डिफेक्ट है, ये हम सारे प्लेनर डिफेक्ट ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। जिसमें हमारा जो रेगुलर सीक्वेंस होता है एटॉमिक प्लेन का, ठीक है, वो क्या हो जाता है, वो चेंज हो जाता है, ये डिसरप्ट हो जाता है, कुछ बदल जाता है, ठीक है। तो मैं इसे फिगर से समझाऊंगा। एग्जांपल के तौर पर अगर देखें तो एफसीसी जो स्ट्रक्चर होता है उसमें स्टैकिंग सीक्वेंस जो होता है, जो एटम के प्लेन का जो सीक्वेंस होता है वो होता है एबीसी एबीसी, ठीक है। लेकिन स्टैकिंग फोल्ड की वजह से ये सीक्वेंस कुछ बदल जाता है और ये सीक्वेंस हो जाता है एबीसी एबीसी बीसीए एबीसी, या फिर हो सकता है एबीसी एबी और एबीसी। तो मैं आपको फिगर से समझाऊंगा। तो ये आपकी फिगर है जहाँ पर एक एफसीसी स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर एफसीसी का जो स्टैकिंग सीक्वेंस है वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। एबीसी 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 और एबीसी, इस तरीके से हमारा एफसीसी का स्टैकिंग सीक्वेंस होना चाहिए। तो किसी फॉल्ट की वजह से ये सीक्वेंस हमारा बन जाएगा एबीसी ए बी बी सी, देखो डायरेक्शन चेंज हो गई है, ठीक है, सी ए सी ए बी सी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा चेंज हो गई, इसी को बोलते हैं स्टैकिंग फोल्ड। अगर स्टैकिंग सीक्वेंस में किसी स्ट्रक्चर के कुछ चेंज आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं स्टैकिंग फोल्ड, ठीक है। तो यहाँ पर तीसरे फिगर में हमें दिखाया गया है, यहाँ पर एक पीरियोडिक बाउंड्री है जहाँ से हमारा जो ऑर्डर होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर का वो हमारा रिपीट करता है, ठीक है। तो इससे नीचे वाले में ये डाउन वाला है, ये अप वाला है मान लीजिए। तो यहाँ पर एक स्टैकिंग फोल्ट आया, यहाँ पर भी एक स्टैकिंग फोल्ट आया, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन टू स्टैकिंग फोल्ट यहाँ पर शो की गई है, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्टैकिंग फोल्ट। चलते हैं अब आगे। आगे हमारा वॉल्यूम डिफेक्ट। वॉल्यूम डिफेक्ट को हम थ्री डायमेंशनल डिफेक्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम डिफेक्ट जो होते हैं वो साइज में सबसे बड़े होते हैं, लार्ज होते हैं, ठीक है। ये थ्री डायमेंशनल इम्परफेक्शन होते हैं, मतलब हम इनको माइक्रोस्कोप से आसानी से देख सकते हैं और कभी कभी नंगी आंखों से भी हम देख सकते हैं। बेसिकली ये काफ़ी सारे जो पॉइंट डिफेक्ट होते हैं उनका एक कलेक्शन होती है। यह कह सकते हैं कि बल्क ऑफ मटेरियल में जो भी इरेगुलरिटीज आती है उन्हें हम वॉल्यूम डिफेक्ट ही कहते हैं, ठीक है, जो हम आंखों से देख सकते हैं। तो इसमें पहला टाइप है वॉइड और पोर्स। तो वॉइड एक एम्प्टी स्पेस या फिर कैविटीज होती है सॉलिड में, जो कि जब हमारा क्रिस्टल मेटल बन रहा होता है तो तब सोलिडिफिकेशन जो प्रोसेस होता है उसमें गैस एंटर हो जाती है, ठीक है। या फिर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की वजह से भी हमारे वॉइड और पोर्स हो सकते हैं। अगर हमारे मेटल में बहुत सारे वॉइड्स हो जाते हैं तो उसकी वजह से मेटल क्रैक भी कर सकता है और कभी कभी मटेरियल जो होता है हमारा फेल भी हो जाता है, टूट भी सकता है। अगला हमारा होता है प्रिसिपिटेट्स। तो जब अभी हमने फेज बाउंड्री पढ़ा था तो फेज बाउंड्री में क्या था, अलग अलग फेज जहाँ पर मिलते हैं आकर उसको हम फेज बाउंड्री कहते हैं। तो फेज बाउंड्री के जो आसपास वाला हिस्सा होता है वहाँ पर हमारे प्रिसिपिटेट आ जाते हैं, या फिर जो फेज का जो मिस अलाइनमेंट वाला जो हिस्सा होता है उसी को हम प्रिसिपिटेट कहते हैं। ये प्रेसिपिटेट जो हमारे होते हैं वो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, चेंजेस की वजह से, प्रेशर चेंज या कंपोजिशन के अलग अलग होने की वजह से भी हो सकते हैं, ठीक है। प्रेसिपिटेट की वजह से हमारे जो मटेरियल है उसकी स्ट्रेंथ को हम बढ़ा सकते हैं या फिर घटा भी सकते हैं। वो डिपेंड करता है हमारा प्रेसिपिटेट वाला रीजन कितना बड़ा है या छोटा है, ठीक है। प्रेसिपिटेट की वजह से जो हमारी ब्रिटलनेस होती है वो भी हमारी बढ़ जाती है और डक्टिलिटी घट जाती है, ठीक है। तो अगला हमारा है
डिफेक्ट, वॉल्यूम डिफेक्ट, इंक्लूजन। तो किसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में किसी फॉरेन पार्टिकल की वजह से जो डिफेक्ट हो जाते हैं या जो फॉरेन पार्टिकल होते हैं वो हमारे मटेरियल में फंस जाते हैं, रुक जाते हैं या ट्रैप हो जाते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं इंक्लूजन्स। और ये इंक्लूजन्स हमारे मैन्युफैक्चरिंग या फिर कास्टिंग के दौरान बनते हैं। ठीक है, तो इंक्लूजन्स क्या करते हैं? इंक्लूजन्स हमारे मटेरियल को वीक कर देते हैं। ठीक है, अगला हमारा है क्रैक्स। तो क्रैक्स होते हैं हमारे क्रिटिकल फॉर्म ऑफ वॉल्यूम डिफेक्ट्स। तो वॉल्यूम डिफेक्ट का सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो है क्रैक्स। तो जब काफ़ी सारे वॉइड और पोर्स एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं या धीरे धीरे उनके नंबर्स बढ़ने लग जाते हैं तो एक क्रैक का फॉर्म ले लेते हैं। तो ये ज़्यादा जो वॉइड और पोर हो जाते हैं वो हमारे मटेरियल में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पैदा कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा मटेरियल फेल भी हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम क्रैक फॉर्मेशन की स्टडी करें, ठीक है, और इनकी ग्रोथ के बारे में जानें तो हम फ्रैक्चर मैकेनिज्म को आसानी से समझ सकते हैं और मटेरियल को फेल होने से बचा सकते हैं। तो ये हो गए हमारे वॉल्यूम डिफेक्ट। अगला हमारा टॉपिक है मेथड्स टू कंट्रोल और मिनिमाइज द डिफेक्ट। ठीक है, तो डिफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए हम काफ़ी सारी टेक्निक का यूज़ करते हैं। ठीक है, जो कि हमारे डिपेंड करती है कि हमारा डिफेक्ट कौन सा है। अगर हमारा पॉइंट डिफेक्ट है तो पॉइंट डिफेक्ट को हम हीट ट्रीटमेंट से दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो एक प्रोसेस होता है एनिलिंग। एनिलिंग के जरिए हम वैकेंसी जो हमारी बनती है पॉइंट डिफेक्ट में उसको हम कम कर सकते हैं। तो एनिलिंग हमारा एक प्रोसेस है, एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है, जिसमें हम मेटल को या मटेरियल को एक हाई टेम्परेचर तक ले जाते हैं और फिर तुरंत एकदम से ठंडा कर देते हैं, रैपिडली कूलिंग। ठीक है, सेमीकंडक्टर में हम डोपिंग को कंट्रोल करके या डोपेंट मटेरियल को कंट्रोल करके भी पॉइंट डिफेक्ट को कम कर सकते हैं। ठीक है, इम्प्योरिटीज़ को हम मिनिमाइज कर सकते हैं मटेरियल को प्योरीफाई करके। ठीक है, ये भी एक टेक्निक है। और अगर हम एनिलिंग के बाद इरेडिएशन टेक्निक अपनाएं तब भी हम कुछ डिफेक्ट हमारे पॉइंट डिफेक्ट हम कम कर सकते हैं। और जो डिफेक्ट की जो डेंसिटी होती है, मतलब जो मान लीजिए कि किसी मटेरियल में 1 लाख डिफेक्ट है, ठीक है, तो उसकी डेंसिटी 1 लाख हो गई और उसको हम कम कर सकते हैं, 10,000 20,000 पर ले आ सकते हैं। ठीक है, तो ये हम कर सकते हैं किसके जरिए? पहले हम एनिलिंग करेंगे और उसके बाद हम रेडिएशन करेंगे। तो अगला हमारा लाइन डिफेक्ट। तो लाइन डिफेक्ट में हमने पढ़ा था डिसलोकेशन। तो डिसलोकेशन की जो डेंसिटी है या जितने ज़्यादा डिसलोकेशन होते हैं उसको हम हीट ट्रीटमेंट के जरिए हम कम कर सकते हैं। जैसे कि रिक्रिस्टलाइजेशन अगर प्रोसेस करें तो उससे हमारे लाइन डिफेक्ट कम हो सकते हैं। अगर हम ग्रेन साइज को रिफाइन कर दें, मतलब रिड्यूस कर दें, ठीक है, ग्रेन साइज को कम करके रिड्यूस करके भी हम मटेरियल की स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं। और एलोइंग प्रोसेस से भी हम पिन डिसलोकेशन को कम कर सकते हैं। ठीक है, अगला हमारा इंटरफेशियल डिफेक्ट, जो कि हमारा 2 डायमेंशनल डिफेक्ट होता है, जिसमें ग्रेन बाउंड्री और फेस बाउंड्री आप लोगों ने पढ़ी है। तो ग्रेन बाउंड्री को हम हीट ट्रीटमेंट के जरिए सही कर सकते हैं और जो इंटरफेशियल वॉइड्स बनते हैं, ठीक है, उनको हम HIP के जरिए, जो कि होता है हॉट आइसोस्टेटिक प्रेसिंग, ये एक टेक्निक होती है जिससे हम इंटरफेशियल वॉइड को हम कम कर सकते हैं। अगला हमारा होता है वॉल्यूम डिफेक्ट। तो वॉल्यूम डिफेक्ट में हमारे आते हैं वॉइड्स, पोर्स, इंक्लूजन्स। तो इन सबको हम वैक्यूम मेल्टिंग से हम कम कर सकते हैं, डायरेक्शनल सॉलिडिफाइंग और HIP मतलब हॉट आइसोस्टेटिक प्रेसिंग से भी हम कम कर सकते हैं। जो हमारे वॉल्यूम डिफेक्ट में प्रेसिपिटेट्स होते हैं उसको हम हीट ट्रीटमेंट से कंट्रोल कर सकते हैं और जो हमारे इंक्लूजन्स बनते हैं वॉल्यूम डिफेक्ट में उसको हम एडवांस फिल्ट्रेशन प्रोसेस से कम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे हाउ टू मिनिमाइज द डिफेक्ट। तो आई होप कि आप सब लोगों को ये